नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अक्षरा और मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा सर, जो एमडी मेडिसिन है और स्पेशलिस्ट हैं एलर्जी अस्थमा और 40 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें। आज हम बात करेंगे ओमाइक्रॉन वेरिएंट के बारे में, जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है जिसकी आजकल सभी लोग चर्चा कर रहे हैं और हम जानते हैं उससे जुड़े कुछ तथ्य जिनके विषय में आज हम परिचर्चा करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्ते सर। सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये ओमाइक्रॉन क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोरोना का एक वेरिएंट है। कोरोना वायरस सबसे पहले दिसंबर 2019 में चाइना में वुहान मार्केट में, जो वेट मार्केट के नाम से हुबई प्रोविंस में है, वहाँ पे पाया गया था। उसके बाद में नाना प्रकार के इसमें म्यूटेशंस होते रहे। पहले अल्फा म्यूटेशन हुआ, फिर गामा म्यूटेशन हुआ, P1 म्यूटेशन हुआ ब्राजील में, डेल्टा म्यूटेशन हिंदुस्तान में हुआ। अब ये जो नया वेरिएंट आया है, ये ओमाइक्रॉन जो है, इसका म्यूटेशन है। म्यूटेशन सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब वायरस मल्टीप्लाई करता है, शरीर में मल्टीप्लाई करता है, वायरस जैसे बाहर रहता है तो डेड होता है, लेकिन जैसे सेल्स में प्रवेश करता है तो ये म्यूटेशन करता रहता है। म्यूटेट करके अपने आप को रेप्लिकेशन होते हैं। तो जैसे रेप्लिकेशन होते हैं, कुछ न कुछ उसमें त्रुटियां आती रहती है, कुछ न कुछ बदलाव आता रहता है। तो कई बार ये बदलाव ऐसा होता है कि आदमी की वेरिएंस कम हो जाती है वायरस की, कई बार होता है वायरस इसकी ज्यादा हो जाती है। तो ये जो अपने जो म्यूटेशन आया है, जो ओमाइक्रॉन, जो अभी आपके साउथ अफ्रीका में नवंबर में पाया गया है, इसमें म्यूटेशंस काफी अधिक हो गए और ये म्यूटेशंस के कारण इसका नाम जो WHO ने दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका नाम दिया है ओमाइक्रॉन। ओके सर। सर, WHO ने हमें इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी कहा है, तो हमें क्या ध्यान देने की जरूरत है इसमें, या हम इसे अदर वेरिएंट से कैसे अलग मान सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ये दो चीजें होती है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है हमें इसके बारे में जागृति होनी चाहिए कि ये वायरस का एग्जिस्टेंस है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब है ये मनुष्य के लिए घातक हो सकता है। तो इसमें सबसे हमने पहले अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा और ओमाइक्रॉन जो है, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य के ऊपर इसके नुकसान हो सकता है, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है। अच्छा, तो सर मेरा एक सवाल और है कि हम हमारे अभी जो स्ट्रेन्स हमने देखे हैं, जो वेव आई है इसकी, ये उससे किस तरीके से अलग है? हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी रेप्लिकेशन होता है तो उसमें म्यूटेशन जो बनता है, इसमें खास तौर पे स्पाइक प्रोटीन, जो एक वायरस के ऊपर जो आपने देखा होगा स्फेरिकल शेप होता है, उसमें लंबे लंबे स्पाइक प्रोटीन होते हैं। स्पाइक प्रोटीन के ऊपर होता है RBD। RBD इज अ डोमेन, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, जिसके साथ जाकर के सेल्स में चिपकता है और RBD के कारण इसका प्रवेश होता है। तो इसमें स्पाइक प्रोटीन में 30 म्यूटेशंस हैं। टोटल म्यूटेशंस है तो करीब इसमें 30+ म्यूटेशंस है टोटल वायरस में, लेकिन विशेष तौर पे स्पाइक प्रोटीन में इसमें म्यूटेशन जो है तो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। अब आप जैसे अगर आपका सवाल होगा ट्रांसमिशन क्या होता है, ट्रांसमिशन इज ए कंटेजियसनेस, इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, यानी कम वायरल लोड में भी ये बहुत अधिक होगा। जैसे क्लोज स्पेस है तो हो सकता है डेल्टा का जो वेरिएशन है, डेल्टा का जो ट्रांसमिशन है वो दुगना है, तो ये उससे दुगने से भी 8 गुना अधिक है। तो कम वायरल लोड पे क्लोज वेंटिलेशन को क्लोज स्पेस में इसका ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा हो सकता है। जी सर, एक सवाल और रहेगा कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, जिन्होंने 1 डोज या 2 डोज ले रखे हैं, तो क्या वो इससे सेफ हैं या उनको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, जैसे अभी तक WHO ने कहा है कि बहुत ज्यादा चिंता के विषय नहीं है। जो एक्जिस्टिंग वैक्सीन है वो काफी कुछ कवर करेंगे, लेकिन कल मॉडर्ना का जो स्टीफन मैंसेल का स्टेटमेंट आया है, वो उन्होंने कहा है कि विच इज द लेटेस्ट वैक्सीन। स्टीफन मैंसेल जो मॉडर्न का उनका जो वैक्सीन है, जैसे mRNA वैक्सीन है, ऐसे जैसे अब फाइजर बायोटेक का है, जो एलेक्स मॉडर्ना है, इनके जो लेटेस्ट वैक्सीन है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने स्पाइक के अगेंस्ट में बनाया वैक्सीन, ओनली स्पाइक के अगेंस्ट में। चूंकि स्पाइक में ही बदलाव आ गया तो हो सकता है ये वैक्सीन उनके लिए अधिक कारगर ना हो। तो अतः ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज हमारे पास में जो कोविशील्ड वैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट का जो ऑक्सफोर्ड का है, दूसरा हमारे पास कोवैक्सीन वैक्सीन, प्राइमरली दे आर मोर कंसर्न विद द स्पाइक। तो ये वैक्सीन क्या उसके प्रति रोकथाम कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जिन लोगों को 2 डोज वैक्सीन लग चुकी उनके लिए ये एक रोकथाम कितनी हो सकती है कि $1 मिलियन क्वेश्चन है, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि ये बात सही है कि इनकी रोकथाम उतनी अधिक नहीं होगी जितनी डेल्टा के प्रति थी।
क्योंकि जो भी वैक्सीन बने हैं वो डेल्टा का स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट में बना हुआ है और इस पे स्पाइक प्रोटीन में ही बदलाव आ गया है। तो हो सकता है वैक्सीन इतने असरदार, इतने कारगर, इतनी क्षमता वाले, इनकी पोटेंसी या इनकी रोकथाम या इनका बचाव 94-95% जो क्लेम करते थे वो 70% क्लेम कर सकते थे, हो सकता है कि वो रोकथाम मात्र 30% ही हो। तो ये आपको बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको 2 डोज वैक्सीन दिए तो क्या वैक्सीन की तीसरी डोज ली जाए या एक नए वैक्सीन का हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये अभी आईसीएमआर की गाइडलाइंस, WHO की गाइडलाइंस नहीं आई है, तो आता है इस विषय में कहना बड़ा मुश्किल है। क्या हमें 2 डोज से ही काम चल जाएगा, तीसरी डोज लेनी पड़ेगी या हमें कोई नई वैक्सीन का इंतजार करना पड़ेगा? जी सर, तो जब तक हम इस विषय पे और ध्यान देंगे कि वैक्सीन का क्या रहेगा, एक सवाल आखिरी में और पूछना चाहूंगी कि तब तक हम अपने क्या ऐसे प्रिवेंशंस लें जिससे हम बच सके इस वायरस से। इससे आपका कहना बिल्कुल सही है कि आप प्रिवेंशन लेके देखिए। मैं आपको कहना चाहूँगा मास्क। जी सर, ये देखिए मास्क जो है सबसे बड़ा फिजिकल बैरियर है, इसको आप हमेशा लगा के रखें, नंबर 1। नंबर 2, 2 व्यक्ति जो बोल रहा है वो और जो नहीं बोल रहा वो दोनों मास्क अगर लगाते तो 90% आप उसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा आपको मैसेज है, मास्क आपका साथ अवश्य लेगा। म्यूटेशन कुछ भी आए, वेरिएंट्स कुछ भी हो, वेरिएंट्स को कंसर्न कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई रोकथाम असली करता है तो मास्क है, मास्क का साथ अवश्य रखें। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग तो रखनी आवश्यक है, लेकिन अगर 2 व्यक्ति मास्क लगा के रखते हैं तो आप में करीब उसकी रोकथाम 90% से ज्यादा इफेक्टिव होती है, which is more than any other vaccine. Okay, sir. Thank you so much, sir. नमस्ते।